ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग श्रीवास्तव और आज आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज फॉर सीएसडब्ल्यूटी लेकर आए हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल लीला एजुकेशन सेंटर पे। आप जिस सीरीज की हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट विल बी लीगल एप्टीट्यूड पेपर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आ रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स और उसके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पार्ट 1, ऑप्शन नंबर 2 पार्ट 2, ऑप्शन नंबर 3 पार्ट 3, ऑप्शन नंबर 4 पार्ट 6। पार्ट 1 को मैच किया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 को मैच किया गया है सिटीजनशिप, पार्ट 3 को मैच किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 को मैच किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 6 को मैच किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्या सही आंसर होगा? फटाफट अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 1C जैसा आंसर मेरे सामने बच्चे लिख के भेज रहे हैं, 1C इज करेक्ट। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट हैं, बट आपके सिलेबस में पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिलेबस कंस्टिट्यूट करता है। पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 बात करता है यूनियन और पार्ट 6 बात करता है स्टेट के बारे में। और आपके ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में जो करेक्टली मैच नहीं है वो क्या है? पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, विच मींस जो ये आपका एक ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है। पार्ट 3 में हमारा क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां दिए हुए हैं? पार्ट 4। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पार्ट्स एटलीस्ट जो आपके सिलेबस का कंटेंट है उसको तो याद करना होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 17 says that dash is abolished and its practice in any form is forbidden। क्या है इसमें से? फंडामेंटल राइट, अनटचेबिलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, चाइल्ड लेबर। क्या सही आंसर होगा? I repeat the question. Article 70 says that dash is abolished in its practice in any form is forbidden। तो यहां पे किस चीज को एबॉलिश करता है आर्टिकल 17? आपको पता होगा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, विच इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अ वेरी फर्स्ट राइट अंडर द फंडामेंटल राइट हेड। अब इसमें आपका 14, 15, 16 ये 3 ऐसे हैं जो आप 14 कह सकते हो जनरल प्रिंसिपल है, 15 एंड 16 आर स्पेसिफिक प्रोविजन, बट जो 17 और 18 है ये एबॉलिश करते हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स को, जिसमें से 18 एबॉलिश करता है टाइटल, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल। बचा क्या? 17। 17 इनमें से कहां आएगा? ऑप्शन सही होगा बी, अनटचेबिलिटी। Untouchability is given under Article 17. In fact, abolished under Article 17. ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस तरह के क्वेश्चंस को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है, आप हर आर्टिकल के आगे आर्टिकल 12 से लेके 32 तक का एक टेबल क्रिएट कीजिए, एक फ्लो डायग्राम या एक अपने हिसाब से जिस तरीके से आप समझ पाए एक चार्ट, एक कोई भी डायग्राम प्रिपेयर कीजिए जिसमें हर आर्टिकल की टाइटल जरूर मेंशन हो। उससे आपको मिनिमम लेवल पे उस आर्टिकल में क्या दिया है ये याद रहेगा। तो उस हिसाब से आप आर्टिकल 12 से लेके 32 तक हर एक प्रोविजन को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन दी, क्या सही आंसर होगा? executive power of the state is vested in the
गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर करोगे सर बी प्रेसिडेंट। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जब लिखा होता है, स्टेट की जगह क्या लिखा होता, यूनियन, तब प्रेसिडेंट सही होता। अभी स्टेट की बात कर रहा है और यहां पे हेड ऑफ द स्टेट नहीं पूछा है। यहां क्वेश्चन आपसे कैसे फ्रेम किया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, एज पर आर्टिकल 154 आपका एग्जीक्यूटिव पावर कहां वेस्ट करता है, गवर्नर के पास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, गवर्नर। 3 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए गवर्नर। आप में से सभी लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा होगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ गवर्नर। गलती आपसे क्या हुई है, आप क्वेश्चंस पूरा ध्यान से नहीं देखे। आपको लगा क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो आप उसको प्रिज्यूम कर लिए कि सर यहां तो प्रेसिडेंट हमने बुक में पढ़ा है। ऐसा नहीं है, यहां एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट पूछ रहा है, तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट का ही आंसर करना है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। अब अगर यहां पे आर्टिकल्स के नाम दिए होते तो आप बड़े आराम से आर्टिकल 19 टिक करते, बट वो 6 कैटेगरी ऑफ फ्रीडम राइट्स प्रोवाइड करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरी और अलग अलग पार्ट दिया है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है फंडामेंटल राइट्स कहां दिए होते हैं, फंडामेंटल राइट दिए होते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप पार्ट 3 पे टिक करोगे यहां पे। ठीक है, फॉर दिस वेरी रीजन आई हैव सेड दैट कि जितने भी पार्ट्स आपके हैं, पार्ट 1 2 3 4 4A 5 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। अगर आपका आंसर है ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ यू आर आंसरिंग ए फॉर दिस क्वेश्चन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट आर्टिकल 21 एग्जैक्टली सेज। अगर आप आर्टिकल 21 की हेडिंग पढ़ोगे, सिर्फ हेडिंग में ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 किसके लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गिवन अंडर आर्टिकल 21। इसके डिटेल प्रोविजन भी सिर्फ 2 लाइन का है, इसे रीड करना है, दिमाग में रखना है। एंड फॉर दिस वेरी पर्पस, हम बार बार रिपीटेड बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेके जितने भी आर्टिकल्स हैं, इनके हेडिंग, इनकी टाइटल आप हर जगह एक जगह लिख के रख लो, ताकि आप हर वक्त उसको रेफर कर पाओ जब भी आर्टिकल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd Amendment Act 1976, Constitution 2nd Amendment Act 1952, Constitution 1st Amendment Act 1951, Constitution 69th Amendment Act 1991। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, 6A। If you have opted for A, your answer is absolutely right. 6A is correct. ठीक है, for the question number 6, option number A is absolutely correct. Constitution 42nd Amendment Act 1976 is absolutely correct. इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जो आपका 42nd अमेंडमेंट था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट जो आपने ऑलरेडी देख लिया है, इट वाज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थे अंडर पार्ट 4A, ठीक है, अंडर पार्ट 4A, ये भी इसी कमिटी, इसी अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरवन सिंह कमिटी। ठीक है, याद रहेगा ये इंफॉर्मेशन सभी को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स या न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इन डीपीएसपी। डीपीएसपी में भी बहुत सारे न्यू प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 42nd अमेंडमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, इसे याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए। टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट कैन इशू, क्या आंसर होगा इन सब में। हम लोग आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में पढ़ा था विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए हमने बताया था हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। यह पावर कहां बताई गई है, पहले तो आप आर्टिकल याद करो, किस आर्टिकल में इस पावर के बारे में बताया गया है। इफ यू कैन रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द क्लास, जो हमने क्लास में बताया है, हाई कोर्ट के पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। और 226 में क्या कहता है, इफ आई कैन शो यू द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ 226, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, 226 आप देख सकते हो यहां पे, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। 226 में हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है टू इशू सर्टेन रिट्स। यहां पे फिर किस केस में, वो 226 के डिटेल में हमने बताया है कि फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स। तो यहां पे क्या आंसर होगा सही, रिट्स, ठीक है। पक्का क्लियर है आप लोगों को भी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, under which of the following articles of Constitution of India President can impose presidential rule in the state? If you can recall from the memory, जब क्लास में हमने पढ़ाया था इस टॉपिक को, हमने बताया था इमरजेंसी प्रोविजंस आपके बुक में मॉड्यूल में कहीं नहीं दिए हुए हैं। Still question can be asked from the emergency provision and one such question has been given in the e-bulletin, ठीक है। जो आपकी इंस्टीट्यूट की ई-बुलेटिन आती है, प्रैक्टिस पेपर आते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पूरे मॉड्यूल में कहीं नहीं बताया गया है कि इमरजेंसी प्रोविजन कहां पे होंगे, कैसे होंगे, बट फॉर्चुनेटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या, 352, 356 और 360, ये तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 52 में नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। बचा क्या, बचा आपका 56। 56 में बात करता है इंपोज प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट। एक बहुत प्राइमरी, आप कह सकते हो एक बहुत प्रीमियम एग्जांपल हमने आपको दिया था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जब वहां पे महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी थी, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था एंड प्रेसिडेंट रूल के अंडर में सारी पावर कहां चली गई थी, गवर्नर के पास। तो उसका एग्जांपल देते हुए 356 आपको बताया गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 356। तो अगर आप यहां तक आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस अगर आपने 6-7 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। इनफैक्ट मैं उन बच्चों से भी बात कर रहा हूं जो इस समय मेरे लाइव क्लास में बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने आउट ऑफ 8 अगर 6 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो योर प्रिपरेशन इज ऑन अ गुड ट्रैक। सही तो वैसे 8 में 8 होने चाहिए थे, बट 6 भी अगर सही हुए हैं, बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर अमेंडिंग द प्रिम्बल, ठीक है। वैसे तो बताया क्या गया था, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस पढ़े थे हम लोगों ने। सबसे पहले अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आया था आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में, जहां कहा गया था अमेंडमेंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। याद है, ये लाइन याद है आप सभी को। अगर इस लाइन को आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आएगी, हम किस आर्टिकल को रेफर करेंगे, आर्टिकल 368।
अब क्वेश्चन है सर क्या प्रिम्बल का यहाँ पे अमेंडमेंट पूछा है, तो क्या ये लाइन जो आपने बोली है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 अप्लीकेबल होगा? दो केसेस इसके लिए बताए गए थे आप लोग को, बेरूबारी और केशवानंद भारती, जिसमें कहा गया था बेरूबारी में क्या कहा गया था, प्रिम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में क्या कहा गया, प्रिम्बल इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रिम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे जब भी कोई अमेंडमेंट करना होगा किस आर्टिकल का यूज करेंगे, 368। ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट आप में से किसी को भी? तो इसका क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, आर्टिकल 30, 200, 368, 256, क्या सही आंसर होगा? 368। क्लियर है ये पॉइंट? कोई ऐसा जिसको अभी डाउट आ रहा हो? अगर आप में से किसी को भी डाउट आ रहा हो, प्लीज राइट योर डाउट इन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पार्ट, अगले क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। द वर्ड सोशलिस्ट इज एडेड बाय 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, नन ऑफ द अबव। 10B, अगर आपने 42nd अमेंडमेंट चूज किया है, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। 42nd अमेंडमेंट में वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया था। ये वर्ड ऐड कहां किया गया था, ये बताइए। दिस वर्ड वाज एडेड वेयर? ये तो आसान है, 42nd अमेंडमेंट ऐड किया कहां गया था? इन प्रिम्बल। प्रिम्बल में ये वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, प्रिम्बल में पहले सिर्फ 3 वर्ड थे, अब वहां इस अमेंडमेंट के बाद 2 एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए गए थे और सोशलिस्ट उन 2 में से एक वर्ड था। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ 10 इफ यू हैव स्कोर्ड एनीवेयर अराउंड 8, देन दैट मींस आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एनीथिंग लेस देन 8 मींस आपको और पढ़ने और मेहनत करने की जरूरत है। आपके इसी प्रिपरेशन के लिए वी आर ब्रिंगिंग अ सीरीज ऑफ एमसीक्यू लेक्चर्स, एमसीक्यू सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आपके लिए हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन CSWT के हर एक बच्चे के लिए एक एमसीक्यू सीरीज आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।